आज के इस वीडियो में श्रीलंका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो सचमुच अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। फैक्ट की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, भारत से श्रीलंका की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, पर इस 30 किलोमीटर की दूरी में एक रहस्यमयी तैरता हुआ पुल पड़ता है जिसका नाम राम सेतु है। राम सेतु को सभी लोग जानते हैं। इस पुल के बारे में कहा जाता है कि यह पुल भगवान श्री राम वानर सेना के साथ बनाया था, जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है। इस पुल का अभी तक यह शोध नहीं हो पाया है कि यह पुल तैर कैसे रहा है। 14वीं सदी में आए भीषण तूफान के चलते इसके कई हिस्से टूट चुके हैं, जिसकी वजह से इस पर से आवागमन ठप हो गया है। लेकिन फिर भी ये एक इत्तेफाक है कि इस रहस्यमयी का पर्दा अभी तक उठ नहीं सका है। फैक्ट नंबर 2, श्रीलंका को 1978 तक लंका के नाम से जाना जाता था, लेकिन लंका हिंदू अभिलेखों के अनुसार अच्छा नहीं लगता था, तो इसके नाम के आगे सम्मान देने के लिए श्री जोड़ दिया गया। लंका शब्द को हिंदू धर्म के रामायण में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, क्योंकि इसे रावण के राजपाट की वजह से जाना जाता था। फैक्ट नंबर 3, श्रीलंका में सिंहली की संख्या तमिलों से बहुत ज़्यादा है। इन दोनों समूहों को एक दूसरे से कभी बनी नहीं, जिसके कारण सिंहली और तमिल के बीच कई सालों तक युद्ध चलता रहा। तकरीबन 80,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इस युद्ध का विराम 2019 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन खास बात यह है कि श्रीलंका के इस गृह युद्ध में तमिल का एक आतंकी संगठन बना जिसका नाम लिट्टे था। ये लिट्टे वही आतंकवादी संगठन है जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। फैक्ट नंबर 4, श्रीलंका को भारत के आंसू के रूप में भी जाना जाता है। बात यह है कि श्रीलंका का शेप बिल्कुल एक बूंद की तरह है जो भारत से अलग होता दिखता है ना अजीब? खैर, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, श्रीलंका में 2400 साल पहले यहाँ की आबादी केवल हिंदू थी, जिसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। बाद में अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजकर यहाँ बौद्ध धर्म का बहुतायत प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से यहाँ बौद्ध की संख्या ज़्यादा हो गई। यहाँ बौद्ध की संख्या 71% के करीब है, जो कि दूसरे नंबर पे तमिल आते हैं। फैक्ट नंबर 6, वैसे तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, लेकिन यहाँ क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज है। वर्ष 1996 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एक विश्व कप जीता था। पाकिस्तान से एक बात याद आती है कि जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान खेलने गई थी, तब पाकिस्तानी आतंकी श्रीलंकाई खिलाड़ियों के ऊपर हमला कर दिए थे। इस घटना के बाद कभी भी कोई भी टीम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं गई। फैक्ट नंबर 7, श्रीलंका की पॉपुलेशन तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख है और श्रीलंका में केवल 9 राज्य हैं, जिसमें से 25 जिले हैं, मतलब कि एक छोटा और खूबसूरत देश। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि श्रीलंका साउथ एशिया में भारत के बाद दूसरा सबसे अमीर देश है और यहाँ की साक्षरता दर तकरीबन 92% है और लड़कियों की साक्षरता दर 95% से भी ज़्यादा है। वाह। फैक्ट नंबर 9, लगभग 1800 ईस्वी में श्रीलंका पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तब के यहाँ के राजा कैंडी ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। सन 1948 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान श्रीलंका को आज़ादी मिली। फैक्ट नंबर 10, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो इसका जवाब है श्रीलंका के श्री लमाओ भंडारनायके, जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फैक्ट नंबर 11, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा झरने और खूबसूरत पहाड़ों की संख्या ज़्यादा है, जिन्हें लोग दूर दूर से घूमने यहाँ पर आते हैं, क्योंकि श्रीलंका सस्ते देशों की कंट्री में से एक आता है जहाँ पर आम बंदे कम पैसों में ज़्यादा लुत्फ उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, अगर श्रीलंका में खाने की बात करूं तो यहाँ पर मुख्य तौर पर चावल और मछली का सेवन ज़्यादा होता है और चावल की क्वालिटी उत्तम होती है, यानी कि खाने में लाजवाब। फैक्ट नंबर 13, श्रीलंका में एक फेमस मंदिर बौद्ध का है, जहां भगवान बुद्ध के दांत का एक टुकड़ा आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसको देखने के लिए लोग बाहर से दूर दूर से यात्रा करके आते हैं। समुद्र की लहरें और ठंडी ठंडी हवा इस देश की शाम को एशिया की सबसे खूबसूरत शाम बना देती है। यहाँ का खाना, जिसमें मछली और अलग अलग तरह का सी फूड शामिल है, वो आपको एक बार खाने के बाद हमेशा याद रहेगा। क्या आपको पता है कि श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा? आपको लग रहा होगा कि कई सालों से होगा शायद, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 1972 में श्रीलंका नाम से जाना जाने लगा। उससे पहले सन 1505 में जब पुर्तगाल के लोगों ने इस देश को ढूंढा तो उन्होंने इसका नाम सिलाओ रखा, लेकिन जब ब्रिटिश के हवाले ये देश आया तो उन्होंने इसका नाम सिलोन रख दिया। ये देश एक छोटा सा द्वीप है जिसका कुल एरिया है 65,610 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इस छोटे से देश में भी इतनी चीजें हैं जिसे देखते देखते कोई बोर नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे देश की तरह श्रीलंका में भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा संख्या में है। इनके अलावा क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदूज भी इस देश में रहते हैं।
देश की कुल आबादी है 2.1 करोड़, जिसमें 70% बुद्धिस्ट हैं, 14% हिंदू हैं, 7% इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, वहीं 9% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। मुझे लगता है कि हम में से आधे लोगों को यह पता होगा या लगता होगा कि श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, लेकिन आपको बता दें कि ये गलत जवाब है। श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। अब दोस्तों आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। श्रीलंका में 2 तरह की मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं, पहली है सिंगली और दूसरी है तमिल। हालांकि इन दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच में कई बार आपस में झड़प हो जाती है, क्योंकि दोनों का दावा है कि श्रीलंका को यहाँ तक पहुँचाने में उनकी भूमिका मुख्य है। दोस्तों एक समय था जब श्रीलंका को हाथियों का देश कहा जाता था। यहाँ पर 20वीं सदी की शुरुआत में हाथियों की संख्या 15,000 से 20,000 हुआ करते थे, लेकिन कई लोगों ने हाथियों को मारने का काम शुरू कर दिया। आज की तारीख में यहाँ पे मुश्किल से 6 से 7,000 हाथी ही पाए जाते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट क्या होगा? हमें से बहुत लोगों को लगता होगा कि श्रीलंका का नेशनल गेम होगा क्रिकेट, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं इस खेल में, लेकिन भाई इसका सही जवाब है वॉलीबॉल। जी हाँ, श्रीलंका की टीम ने शायद ही कुछ बड़ा अचीव किया है इस खेल में, लेकिन फिर भी ये इस देश का नेशनल स्पोर्ट है। क्या आपको पता है कि श्रीलंका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश की पहली प्रधानमंत्री एक महिला थी और इनका नाम था श्रीमावो बंदरानायके। दोस्तों श्रीलंका को नेचुरल ब्यूटी माना जाता है। इस देश में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में झरने बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हैं और इन्हीं झरनों की मदद से यहाँ बनाई जाती है बिजली। नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में श्रीलंका बहुत धनी देश है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका देश का एक शहर जिसका नाम है कैंडी, वहाँ पे एक भगवान बुद्ध का मंदिर है, जहाँ आज भी भगवान बुद्ध की एक दांत रखी हुई है जिसे लोग पूजते हैं। वैसे बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। कई लोगों का मानना है कि वो सलमान खान की गर्लफ्रेंड भी हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वो भी श्रीलंका की ही रहने वाली हैं। आपको शायद ही पता होगी ये बात। दोस्तों जैसे भारत के कुछ राज्यों में या बांग्लादेश में चावल ही मेन आहार है वहाँ के लोगों के लिए, वैसे ही श्रीलंका में भी सिर्फ और सिर्फ चावल ही खाया जाता है। जी हाँ, यहाँ के लोग तीनों टाइम सिर्फ चावल ही खाते हैं। यहाँ पे चावल और कढ़ी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। दोस्तों चूंकि श्रीलंका देश एक द्वीप है, यहाँ नारियल के पेड़ आपको हर तरफ मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ के नारियल दुनिया के सबसे बड़े नारियल होते हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका के नारियल कम से कम 20 से 30% बड़े होते हैं किसी भी दूसरे देश के नारियल के मुकाबले। एक आदत जो कि श्रीलंका के लोगों की सबसे अच्छी है वो ये है कि यहाँ अपने देश के किसी भी इंसान का नाम उसकी जाति या धर्म से नहीं लेते हैं। इस देश में सब या तो श्रीलंकन है या फिर लंकन। यहाँ कोई जाति और धर्म का नाटक नहीं है भाई। आपको जानकर खुशी होगी कि साउथ एशिया के देशों की अगर बात की जाए तो श्रीलंका के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पता है यहाँ की लिटरेसी रेट 92% है। वहीं अगर हम अपने देश हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ लिटरेसी रेट आज भी 75% क्रॉस नहीं कर पाई है। हाँ बट ये बात पक्की लगती है कि कुछ सालों में हम ऊपर जरूर जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि हम ऊपर जाएं। दोस्तों क्या आपने कभी गाँव में मिलने वाली ताड़ी का नाम सुना है क्या? ये एक ड्रिंक है जो थोड़ा सा नशीला होता है, जिसे नारियल पानी और सड़े हुए चावल की मदद से तैयार किया जाता है। यकीनन आपको पता होगा इसके बारे में। श्रीलंका में भी इसको सब पीते हैं। एक तरह से ये यहाँ की फेवरेट ड्रिंक है जिसे वहाँ पर अराक के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा जब भी श्रीलंका में कोई क्रिकेट मैच होता है, वहाँ के दर्शक भारी संख्या में स्टेडियम पहुँचते हैं और उसके बाद स्टेडियम में खूब म्यूजिक बजाते हैं। कहा जाता है कि इस देश के लोगों के बीच में म्यूजिक बहुत पॉपुलर है और यहाँ के लोग हर मौके पे ये स्पेशल टाइप का म्यूजिक प्ले करते हैं जिसका नाम है बैला। अगर आपने इसे नहीं सुना है तो प्लीज एक बार जरूर इसको सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका में आपको सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा जो है इस देश के सबसे बड़े शहर कोलंबो में। यहीं से आपको किसी भी देश की फ्लाइट मिलती है और किसी भी देश से आते हुए आप यहीं लैंड भी करते हैं। वैसे तो श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन पैसों के मामले में ये देश और यहाँ के लोग किसी से कम नहीं है। भारत की तुलना में यहाँ प्रति व्यक्ति आय दुगुनी है। कहा जाता है कि यहाँ पर भी करोड़पति लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि 20वीं सदी की शुरुआत में भी श्रीलंका मलेशिया से बहुत ज्यादा प्रभावित था और उनके ऊपर डिपेंडेंट भी था, लेकिन 2016 आते आते श्रीलंका ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। हालांकि कहा जाता है कि आजकल श्रीलंका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ के प्रेसिडेंट ने जो चीन के साथ ट्रेड का फैसला किया था वो आज इनके लिए बैकफायर कर चुका है और चीन ने इनको डेट ट्रैप में फंसाकर इनका हम्बनटोटा नामक इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। क्या बता सकते हैं कि श्रीलंका के नेशनल बर्ड का नाम क्या है? सोचिए दोस्तों, ये ना तो तोता है ना मैना है। दोस्तों यहाँ का नेशनल बर्ड है एक जंगली मुर्गे। इस मुर्गे का नाम है सिलोन जंगल फॉल। हालांकि इस देश का कोई ऑफिशियल नेशनल एनिमल नहीं है। दोस्तों श्रीलंका भी भारत की ही तरह अंग्रेजों का गुलाम था। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, तो वहीं श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ था। आपको बता दूं कि श्रीलंका में चाय के बागान आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। साथ ही चाय को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करना श्रीलंका का मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है। ये दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े चाय एक्सपोर्टर देशों में से एक है। श्रीलंका में साफ सफाई को लेकर लोगों के बीच में बहुत जागरूकता है। कहा जाता है कि यहाँ की सड़कों पे आपको गंदगी न के बराबर ही मिलेगी। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि आज के दिन ये देश सिंगापुर को सफाई के नाम पे टक्कर दे सकता है। दोस्तों इस देश की जनसंख्या तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में हर साल इससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि चूंकि इनका देश इतना खूबसूरत है, इसलिए जो एक बार इस देश में आता है वो बार बार यहाँ के चक्कर लगाता है। वैसे इस बात में दम भी है क्योंकि ये देश वाकई में बहुत खूबसूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका की शाम को एशिया की सबसे बेहतरीन शाम कहा जाता है। अगर आप यहाँ के किसी भी बीच पे बैठे हैं तो मानिए कि आप जन्नत में हैं। यहाँ शाम के समय सनसेट देखने का अपना अलग ही मजा है।
अगर आप कभी श्रीलंका जाएं तो ये नज़ारा मिस मत कीजिएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ की ठंडी हवा और बीच लाइफ आपको अपना दीवाना बना देगी। श्रीलंका का नाम जहन में आते ही सबसे पहले हमारे सामने लंका दहन का दृश्य घूमने लगता है कि नहीं दोस्तों? हनुमान लंका दहन करने के बाद श्रीलंका के ऊपर से उड़े जले चले जा रहे थे। सोने की लंका धू धू करके जल रही थी और लंका, जहाँ का रावण इस कदर अत्याचारी था कि उसने देवताओं तक को अपने कब्जे में रखा था, उसे भगवान राम द्वारा दंडित करने का दृश्य हमारे जहन में आता है श्रीलंका का नाम सुनते ही। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी रावण की गुफा है जहाँ उसने तपस्या की थी। इतना ही नहीं, जहाँ रावण ने सीता को हर के रखा था उसके पास ही एक झरना भी है जहाँ की चट्टानों पे अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। श्रीलंका में आपको बहुत ही कम ऐसी डिशेस देखने को मिलेंगी जहां आपको नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल न देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर खाने में आपको ये दो चीजें तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। इन दोनों के बगैर श्रीलंका के लोगों का काम ही नहीं बनता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सेलफोन को किसी और ही नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में सेलफोन को सेलटेल कहा जाता है। ये अपने आप में खुद ही एक अनोखा नाम है। दोस्तों क्या आपको पता है कि श्रीलंका में किसी भी गुड लुकिंग इंसान को क्या कहा जाता है? जब आप सुनेंगे ना तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। भाई श्रीलंका में हैंडसम बंदे को डूड या स्मार्टी वगैरह के नाम से नहीं बुलाया जाता। खैर स्मार्टी के नाम से तो मैं भी किसी हैंडसम बंदे को नहीं बुलाता। यहाँ इन्हें मचान कहा जाता है। जी हाँ, मचान। वैसे नाम वाकई में बड़ा वियर्ड सा लगता है सुनने में। दोस्तों जब भी हम किसी को हाँ कहते हैं तो हम अपने सिर को ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं कि नहीं? लेकिन श्रीलंका थोड़ा अलग है इस मामले में। कहा जाता है कि अगर यहाँ किसी को हाँ कहना होता है तो वो अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाता है, जैसे कि भारत में हम ना बोलने के लिए करते हैं। दोस्तों ये बात तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी कि चाय के एक्सपोर्ट में श्रीलंका देश बहुत ऊपर है। यहाँ के लोग खूब मेहनत करके चाय का बगान लगाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाय से पहले श्रीलंका अपने कॉफी प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड पॉपुलर था। दोस्तों अगर आपको कभी भी श्रीलंका घूमने का मौका मिले तो बस आपको यहाँ के जहरीले मच्छरों से बच कर रहना है। इन्होंने यहाँ पे बहुत तबाही मचाई है। हालांकि यहाँ की सरकार ने मलेरिया पे लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया है। आप जब भी श्रीलंका में जाएं तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि यहाँ गलती से भी भगवान बुद्ध की फोटो गलत तरीके से न लें। भगवान बुद्ध की फोटो के साथ कुछ ऊट पटांग न करें, क्योंकि यहाँ के लोग और यहाँ की सरकारें इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते और आपको वापस आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है। पास में भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए भाई जरा ध्यान से। दोस्तों अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स से प्यार है तो ये देश आपके लिए परफेक्ट है। इस देश के साउथ पार्क में आपको एक से बढ़कर एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने को मिल जाती हैं। कहा जाता है कि इस पार्क का पानी भी बहुत साफ होता है। श्रीलंका की करेंसी है रुपी और एक श्रीलंकन रुपी करीब 0.40 भारतीय रुपए के बराबर होता है। अगर आपका कभी श्रीलंका घूमने का प्लान है तो आपको यहाँ के ईला शहर जरूर जाना चाहिए। पहाड़ों और जंगल के बीच से गुजरते ट्रेन और बाहर का खूबसूरत नजारा देखने का मजा आपको श्रीलंका के ईला में ही मिलेगा। आप यहाँ हाइकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। शहर छोटा है लेकिन इसमें बहुत कुछ है आपके लिए। दोस्तों अंत में आपको बता दूं कि श्रीलंका के लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं। हालांकि यहाँ पे 6% शादियां ही लव मैरिजेस होती हैं। भाई बात तो सही है, जिस देश की शामी इतनी अच्छी हो वहाँ के युवा कैसे रोमांटिक नहीं हो सकते। वैसे कोलंबो शहर में कई सारे नाइट क्लब्स हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में इस देश के युवा अपनी शाम को रंगीन करने आते हैं। श्रीलंका जाने का कोई और सड़क मार्ग या ट्रेन रूट मौजूद नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच गहरा समुद्र है। इस समुद्र को पार किए बिना श्रीलंका जाना संभव नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय भारत से श्रीलंका जाने का एक सीधा रास्ता भी मौजूद था। एक ट्रेन भारत के चेन्नई शहर से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक जाती थी। इस ट्रेन के जरिए भारत का कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक टिकट लेकर श्रीलंका जा सकता था। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात रामायण के समय की है। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार असुर सम्राट रावण भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण करके श्रीलंका ले गए थे। माता सीता को बचाने के लिए प्रभु श्री राम को हर हाल में लंका पहुंचना था, लेकिन उनके रास्ते में गहरा समुद्र था। इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रभु श्री राम ने कई दिन समुद्र देव की पूजा की, लेकिन कई दिन बाद भी समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। गुस्से में प्रभु श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। प्रभु श्री राम के इस कदम को देखकर समुद्र देव डर गए और प्रभु श्री राम के सामने प्रकट हो गए। समुद्र देव ने भगवान श्री राम से कहा कि वे समुद्र पर पत्थरों का पुल बना लें। मैं इन सभी पत्थरों का बोझ संभाल लूंगा। इसके बाद भगवान श्री राम ने वानरों की सेना की मदद से समुद्र पर पुल बनाना शुरू कर दिया। महज 5 दिनों में यह पुल बनकर तैयार हो गया। इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर बताई जाती है। इस पुल का नाम राम सेतु रखा गया। ये पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। रामायण की ये कहानी लाखों वर्ष पुरानी है। समय के साथ साथ ये पुल भी धीरे धीरे कमजोर होकर टूटता रहा। आज इस पुल के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। इन्हीं अवशेषों के ऊपर कुछ समय पहले एक ट्रेन रूट बनाया गया था जो भारत को सीधा श्रीलंका से जोड़ देता था। भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाली इस ट्रेन का नाम था बोट मेल। इस ट्रेन को इंडो सीलोन नाम से भी जाना जाता था। ये एक ऐसी ट्रेन थी जो भारत से सीधा श्रीलंका पहुंचा देती थी। बोट मेल भारत की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक मानी जाती है। यह ट्रेन 19वीं सदी से ही भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती आ रही है। शुरुआत में इस ट्रेन का रूट थोड़ा अलग था। पहले ये ट्रेन चेन्नई से थोतुकुडी जाती थी और फिर थोतुकुडी से स्टीमर बोट के जरिए लोग श्रीलंका के कोलंबो तक जाते थे। इस रूट को तय करने में 21 घंटे 50 मिनट का समय लगता था। साल 1914 में पंबन ब्रिज बनने के बाद इस ट्रेन का रूट चेंज कर दिया गया। अब ये ट्रेन चेन्नई से धनुषकोडी तक जाती है। धनुषकोडी पहुंचने के बाद सभी यात्री स्टीमर नाव के जरिए तलाई मन्नार तक जाते थे, जहां से उन्हें दूसरी ट्रेन सीधा कोलंबो तक पहुंचा देती थी।
स्टीमर, नाव व दूसरी ट्रेन का खर्चा टिकट में ही सम्मिलित होता था। यात्रियों को सिर्फ एक टिकट लेना होता था और वो भारत से श्रीलंका पहुंच जाते थे। इस नए रूट ने रास्ते को अधिक आसान और छोटा बना दिया था। पिछले रूट के मुकाबले इस रूट से सफर करने पर काफी समय बच जाता था। लंबे समय तक ये ट्रेन लोगों को श्रीलंका पहुंचाने का काम करती रही। साल 1964 में एक ऐसी घटना घटी कि इस ट्रेन का रूट हमेशा के लिए चेंज हो गया। जो ट्रेन पिछले कई दशकों से लोगों को भारत से श्रीलंका ले जाने का काम कर रही थी, अचानक हुई उस घटना का शिकार हो गई। साल 1964 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक एक भयंकर साइक्लोन तूफान आया और सब कुछ तबाह कर गया। ये तूफान 18 दिसंबर 1964 से 26 दिसंबर 1964 तक चलता रहा। इस दौरान इस तूफान के रास्ते में जो भी आया उसने उसको तबाह कर दिया। ये तूफान भारत में आने वाले सबसे तेज भवंडर तूफानों में से एक था। इस तूफान के संकेत पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। 15 दिसंबर को अंडमान समुद्र क्षेत्र में कुछ हलचल देखी गई थी। 18 दिसंबर तक इस तूफान ने भवंडर का रूप ले लिया था। 23 दिसंबर तक ये तूफान बेहद भयंकर रूप ले चुका था। इस समय इस तूफान की हवा लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी। अब इस तूफान ने भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। उसी दिन ये तूफान भारत के पंबन आइलैंड पर पहुंच गया। 3 दिन तबाही मचाने के बाद ये तूफान आखिरकार 26 दिसंबर को समाप्त हुआ, लेकिन तब तक ये अपना कहर ढा चुका था। तूफान के समाप्त होने के बाद पता चला कि इसने कितना नुकसान पहुंचाया है। इस तूफान की चपेट में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका भी आया था। भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी इस तूफान ने बहुत नुकसान किया था। इस तूफान ने लगभग 1800 लोगों की जान ली थी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक थी। 22 दिसंबर को तूफान ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर हमला किया। तूफान के इस हमले के कारण 5000 घर और 700 मछली पकड़ने वाले जहाज पूरी तरह तबाह हो गए। पंबन आइलैंड पर मरने वालों की संख्या लगभग 1000 थी। श्रीलंका में इस तूफान को इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का नाम दिया गया। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर पंबन आइलैंड पर हुआ। 3000 से ज्यादा लोग घायल होकर आइलैंड पर फंस गए थे। इन लोगों में ज्यादातर बाहर से आए हुए टूरिस्ट थे। तूफान के कारण लगभग 11.5 अरब रुपयों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। इस तूफान ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पंबन ब्रिज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। आइलैंड पर मौजूद सभी कम्युनिकेशन लाइंस बर्बाद हो गई थी। आइलैंड पर लोग 3 दिन तक बिना खाए पिए घायल हालत में इधर उधर मदद के लिए भटकते रहे। जब तूफान थम गया तो लोगों को हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई गई। एयरफोर्स की मदद से लोगों को खाना और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस तूफान ने अगर किसी एक घटना या शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था तो वो था धनुषकोडी। भारत और श्रीलंका को ट्रेन के जरिए जोड़ने में धनुषकोडी का बहुत बड़ा हाथ था। चेन्नई से चलने वाले बोट मेल ट्रेन का आखिरी स्टेशन धनुषकोडी हुआ करता था। धनुषकोडी से श्रीलंका जाने के लिए स्टीमर बोट का उपयोग किया जाता था। धनुषकोडी से कोलंबो का यह सफर सिर्फ 35 किलोमीटर का हुआ करता था। साइक्लोन तूफान ने धनुषकोडी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इस तूफान के कारण मरे कुल 1800 लोगों में से 800 लोग सिर्फ इस छोटे से टाउन के थे। साइक्लोन तूफान से पहले धनुषकोडी को पंबन आइलैंड का कमर्शियल सेंटर कहा जाता था। इस छोटे से टाउन में एक रेलवे स्टेशन, एक कस्टम ऑफिस, एक पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस, 2 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एक रेलवे हॉस्पिटल, एक पंचायत यूनियन डिस्पेंसरी और एक हायर एलिमेंट्री स्कूल हुआ करता था। यही कारण था कि धनुषकोडी को कमर्शियल सेंटर कहा जाता था। साइक्लोन तूफान ने इस पूरे टाउन को बर्बाद कर दिया। इस टाउन में एक भी इमारत ऐसी नहीं बची थी कि जिसको इस तूफान ने बर्बाद ना किया। तूफान ने धनुषकोडी रेलवे स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया था। यही स्टेशन भारत और श्रीलंका को जोड़ने का मुख्य केंद्र हुआ करता था। जिस समय ये साइक्लोन तूफान धनुषकोडी पहुंचा था, उसी समय बोट मेल की एक पैसेंजर ट्रेन यात्रियों को लेकर धनुषकोडी की तरफ आ रही थी। ये 22 दिसंबर 1964 की एक अंधेरी रात थी। रात के लगभग 11:55 का समय हो रहा था। ट्रेन नंबर 653 आगे आने वाले खतरे से अनजान धनुषकोडी की तरफ बढ़ रही थी। ये इस ट्रेन के लिए रोज का काम था। ये ट्रेन रोजाना यात्रियों को धनुषकोडी तक पहुंचाती थी, जहां से यात्रियों के लिए स्टीमर तैयार खड़ा मिलता था। तूफान की वजह से ट्रेन को दिया जाने वाला खतरे का सिग्नल ट्रेन तक नहीं पहुंच पाया। तूफान की वजह से मौसम बहुत खराब था। ड्राइवर ने सिग्नल के लिए कुछ समय इंतजार किया। जब उसको आगे से कोई सिग्नल नहीं मिला तो उसने रिस्क लेने का सोचा। ड्राइवर ने रिस्क लेकर ट्रेन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कुछ देर आगे जाने के बाद ही ट्रेन तूफान की चपेट में आ गई। उस दिन तूफान की हवा की रफ्तार लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आज के समय में इतनी तेज रफ्तार वाले तूफान को सुपर साइक्लोन तूफान कहा जाता है। 23 फुट ऊंचे इस तूफान से टकराने के बाद ट्रेन अपने सभी 6 डिब्बों के साथ समुद्र में गिर गई। कोई भी व्यक्ति इस हादसे में बच नहीं पाया। बताया जाता है कि उस समय ट्रेन में लगभग 200 लोग मौजूद थे। ये सभी लोग हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में खो गए। आज इस घटना को हुए 56 साल बीत चुके हैं। आज भी धनुषकोडी वीरान पड़ा हुआ है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने धनुषकोडी को घोस्ट टाउन घोषित कर दिया था। साथ ही सरकार ने इस टाउन को इंसान के रहने के लिए खतरनाक और इनहैबिटेबल भी घोषित कर दिया है। कोई भी इंसान अब इस टाउन में नहीं रहता है। धनुषकोडी में बनी इमारतों के अवशेष अभी भी वहां मौजूद हैं। इस टाउन के बर्बाद होने के बाद इंडिया से श्रीलंका जाने का ये ट्रेन व स्टीमर का सफर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज ये बात लोगों को याद भी नहीं है कि श्रीलंका जाने के लिए ऐसा भी कोई रूट हुआ करता था। दोस्तों, जब भी मौका मिले आप एक बार इस खूबसूरत देश का सैर जरूर करके आएं। तो फ्रेंड्स, ये था श्रीलंका। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं कमेंट में। क्या आप कभी वहाँ पे गए हैं? बताइए जरा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।